we'll talk about कि ये है क्या और किसने दिया. You know, I will not going into like history and all very बहुत detail में, but definitely will basics we will talk about. So there was this like psychiatrist, we call them Beck, Aaron T. Beck. So he died recently, and he was working with the Freud, and Freud was like psycho analytically. He has given psychoanalysis, and the psychoanalysis says that every behavior is like guided by your unconscious because you suppress your past experiences. What past experiences? Which is not acceptable in the society. And mainly he focuses on two impulses. We call them like sexual impulses and the aggressive impulses. So he said that basically the human nature is like that. During the socialization process, we suppress like our like impulses, which is not socially acceptable, and that affect our behavior throughout the life. And but he named it like anxiety. He called it like unconscious level से एक anxiety आता है, वो threat perceive होता है हमें, and that is why we behave abnormally, right? So he was saying like that. But when like Beck was working with him, तो uh, उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो ये था कि नॉट एवरीथिंग इज गाइडेड बाय योर यू कैन से, आपका जो अनकॉन्शियस है उससे नहीं होता है. उन्होंने कहा कि कुछ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप होता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है. बिकॉज वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन like in a certain way which is dysfunctional. Actually they are not working for us, but we have learned and we are like mm, we are applying those things in our life. So उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डिप्रेशन का. बेसिकली दिस थेरेपी वाज लाइक डेवलप्ड फॉर डिप्रेसिव पेशेंट्स. एंड जो बेक थे उन्होंने बोला कि देयर आर कॉग्निटिव ट्रायड इन डिप्रेसिव पेशेंट्स. अब कॉग्निटिव ट्रायड क्या है? जस्ट लाइक दिस ट्रायंगल, कि उन्होंने ये बोला कि देयर आर थ्री थिंग्स: होपलेसनेस, हेल्प हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. आपने ये टर्म्स सुने हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? ब्रीफ जल्दी जल्दी से आप बताओ, जो भी बताना चाहते हैं. होपलेस मतलब अपना कुछ काम की कोई वो नहीं रहता है, अपन को लगता है कि नहीं ये काम नहीं होगा, अपन बहुत जल्दी निराशा हो जाते हैं. हाँ, निराशावादी हिंदी में बोल सकते हैं. मतलब नथिंग कैन बी डन. हेल्पलेस, होपलेस होने का मतलब है. एंड स्पेसिफिकली फॉर फ्यूचर थिंग्स, राइट? एंड हेल्पलेसनेस मींस नोबडी कैन हेल्प मी, एंड ना तो मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ और एनीवन एल्स कैन हेल्प मी. वर्थलेसनेस मींस मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ. दैट काइंड ऑफ फीलिंग दे हैव. तो ही कॉल्ड इट, you can say like we call it cognitive triad. तो he identified these things and उन्होंने बोला अगर हम इसको चेंज कर देते हैं इस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को, तो हमारा जो डिप्रेशन है उसको हम कम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट हाउ यू थिंक. सो एंड साइकोएनालिसिस की जब हम बात करते थे, सो क्या था, दैट इज वेरी लाइक long term therapy. It takes like 2 3 4 years, and that also he considered, and he said कि there is no need कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा. 2 3 months भी काफी होते हैं. and then या nowadays तो उससे भी कम में सेशंस में 6 7 8 सेशंस की भी बात होती है. तो ये आइडेंटिफाई किया इन्होंने, एंड यहाँ पे उन्होंने पेशेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, एंड ही गॉट गुड रिजल्ट्स.
सो वहां से फिर ये जो आपका शुरू होता है, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी का, और जिसको हम बाद में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमने कहना शुरू किया। तो कहाँ पे हमें काम करना है? हमारे कॉग्निशंस के ऊपर। एंड दे से कि देयर आर सम बिलीफ सिस्टम जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होते हैं, हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से विद एग्जांपल वी विल डिस्कस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। सो अब इन्होंने क्या किया कि साइकोएनालिसिस इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर्ड किया, एंड शॉर्ट टर्म हुआ प्रेजेंट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। प्रेजेंट ओरिएंटेड मींस दे डोंट टॉक अबाउट कि what has happened in the childhood। अगर फ्राइड आपने पढ़ा होगा तो उनका सारा इम्फेसिस था कि चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो भी बिफोर 5 years के जो एक्सपीरियंसेस थे, दैट ही सेड दैट shape your personality। तो the psychoanalysis talked about past experiences, but this CBT is basically focuses on present, कि अभी क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो डिसफंक्शन क्रिएट कर रहा है, या फीलिंग्स, सैडनेस का फीलिंग है, या जो वॉट एवर फीलिंग्स आर देयर विच इज नॉट लाइक फंक्शनल, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, उनको हम कैसे, क्या थॉट पैटर्न है, और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये फोकस हमारा यहाँ पे रहता है। तो वो डिसफंक्शनल थिंकिंग को चेंज करने के बात यहाँ पे होती है। एंड देन अगर हम बात करें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक स्टार्ट तो ये हमारा हुआ था कि डिप्रेशन के साथ में, एंड वो भी एडल्ट डिप्रेसिव पेशेंट्स के साथ में। एंड देन आज की डेट में अगर हम देखें, क्योंकि ये थॉट पैटर्न के ऊपर काम करती है, तो ओवरऑल डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट जियोग्राफिकल जो जगह है, एंड देन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज किया जा सकता है। एक तो ये आता है क्योंकि डिसफंक्शनल थॉट्स की जो होते हैं, दे आर सिमिलर टू लाइक डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस। सो स्टार्ट तो डिप्रेशन के साथ हुआ, फिर और जगहों पे यूज होने लगा, बिकॉज इट वाज मोर डायरेक्टिव, मतलब डायरेक्ट था, एंड in that we confront our client also, and we involve family members, and like we give homeworks and everything that will in detail we'll talk about, because in this course we will basically focus on कि जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो क्या करना है, क्या पूछना है, क्या होमवर्क देना है, कैसे आप करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने सेशंस हो सकते हैं, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना, ऑल दोज थिंग्स विल टॉक अबाउट, है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में अडॉप्ट किया गया डिफरेंट पेशेंट्स के लिए। इवन ऑफिसेज, स्कूल्स, मेडिकल पेशेंट्स जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उनके लिए भी, या जो जिनका सर्जरी हो रहा है उनके लिए भी, कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज हुआ। एंड यूजुअली जो इनका टाइम पीरियड है 45 मिनट्स, वो हम सब जानते हैं, ज्यादातर जो जितने भी सेशंस हमारे होते हैं, तो दे नाउअडेज लाइक देयर इज अ लिमिट लाइक 45 मिनट टू 1 hour का सेशन रहता है, ठीक है। और इसको स्ट्रक्चर्ड किया गया कि कब करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप वाइज, नॉट लाइक साइकोएनालिसिस, बिकॉज इन साइकोएनालिसिस वी गो बाय द पेशेंट, जो हमारा क्लाइंट है, कि वो फ्री एसोसिएशन कर रहा है, वहां से हमें थ्रेट्स मिल रहा है, क्या क्या हमें और पूछना है, तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है। सो उस तरह का यहाँ पे नहीं होता है। सो देन एक चीज और आता है यहाँ पे, तो जो इमीडिएट थॉट पैटर्न है उसको हम फोकस करते हैं, बट अगेन ये भी आते हैं डीपर लेवल पे, कि भाई वो थिंकिंग, वो कोर बिलीफ सिस्टम डेवलप कहाँ पे हुआ, कहाँ से हुआ। सपोज मुझे या किसी भी एक पर्सन को ये लगता है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन हिज और हर लाइफ, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। सो ये आया कहाँ से? Maybe that may come from like your childhood also, like suppose there was lot of criticism by your parents and siblings, you are good for nothing, though you are, but
ये सारे सुनने को आपको मिला, तो कहीं ना कहीं ट्रेस बैक होके वहां तक भी जाता है कि किस तरीके से आपके साथ, तो एक आफ्टर सर्टेन लेवल वी टॉक अबाउट दैट इन थिंग्स आल्सो, वी कॉल इट स्कीमास, कि कैसे स्कीमास बन जाते हैं, एक सोचने का पैटर्न बन जाता है, एंड बिलीफ सिस्टम कैसे बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी दुनिया को देखना शुरू करते हैं और अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। इट इज लाइक सपोज आपको बचपन से बोला गया कि आप किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा, एंड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इनिशियल ईयर्स में अगर आपको बोला गया है, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन इज you will start believing that I am good for nothing, and that will reflect in your behavior, in your mood, and in your cognition also. So these are the, and these are the like uh, belief system, dysfunctional actually belief system, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म हमें चेंज चाहिए तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें चेंज करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है। सीबीटी इज एक्टिव डायनेमिक प्रोसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम करते हैं और क्लाइंट को कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। और जैसे साइकोएनालिसिस में क्या होता है, क्लाइंट बोलता रहता है और साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोएनालिस्ट जो होता है, दे इंटरप्रेट इट एंड ग्रेजुअली। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो इट इज ए हाईली कोलैबोरेटिव थिंग, कि जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उसको आप समझाते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, किस वजह से हो रहा है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उस सारी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वी टेक इंफॉर्मेशन, सो आफ्टर टेकिंग इंफॉर्मेशन उस एक फॉर्मेट में कॉग्निटिव, जो जिसको हम कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन बोलते हैं, उसमें हम रखते हैं और वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन अगर कुछ आता है बीच में, तो यू कैन आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट वेट कि लास्ट में हम करेंगे। नाउ ये डिफरेंट रिसर्चेस बहुत सारी हुई जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, जस्ट आई एम शोइंग यू कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स के साथ में हुआ है। बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिनमें देखा गया इट इज नॉट ओनली इफेक्टिव इन डिप्रेशन बट इन डिफरेंट other problems. These are the like those problems are like psychiatric disorders, ये list पूरा दिया हुआ है, major depressive disorder, geriatric depression, generalized anxiety disorder. So these are the मतलब almost all many of them like things जहाँ पे ये काम करता है और effectively काम करता है. This is research proven, evidence based कि there are evidences that it is working. Like psychologists and researchers have done like studies and they found it is working. Psychological problems में आपका couple therapy, family therapy, pathological gambling, complicated grief, caregiver distress, anger and hostility, and इन सब में काम करता है. Then these are the medical problems like chronic back pain, sick cell disease, migraine, tetanus, cancer, मतलब any kind of pain related disease, and इनमें सब में काम करता है आपका इन obesity, और ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं तो जिनमें ये काम करता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज एविडेंस बेस्ड. दैट इज व्हाई आप ये देखते हैं कि जो आपका डिफरेंट मेडिकल सेटअप्स हैं, दे आर आल्सो हायरिंग साइकोलॉजिस्ट. दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग रख रहे हैं. आपको पता है ये बात, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस आल्सो, लाइक देयर इज ए hospital that is specifically about liver diseases in Delhi. That is a government institute, I think, and they also take psychologists. There are IVF centers, they also take psychologists, and it is mandatory also. So there are others like cancer patients that उनके साथ में भी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, and usually it is cognitive behavior therapy. So it is effective in different areas of life, even corporates also, when you are dealing with managers and employees doing their counseling, so it is useful. So there are like basic principles that we have to understand. There are 10 basic principles we are talking about right now, and these are the principles of
cognitive behavior therapy, है ना? So cognitive principle one is based on ever evolving formulation of patient's problem and an individual conceptualization of patients in cognitive term. इसका मतलब क्या हुआ? That we have to understand. देखो होता क्या है, like let me open my page, that one. Suppose this is a client, right? And you are interacting with that client, and you are taking some information from this client to determine कि भाई उसका उस क्योंकि ये cognitive therapy है, so you try to figure out what are the cognitions which is creating dysfunction, what are the dysfunctional thoughts. So you will take the information from your client, right? So and ऐसा तो है नहीं कि क्लाइंट समटाइम क्लाइंट डजंट नो कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो यू गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन मैक्सिमम, बट समटाइम देयर आर सम इंफॉर्मेशन वो जो बाद में आता है, धीरे धीरे आपके पास आना शुरू होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन यू चेंज योर प्लान्स ऑल्सो. सो जो फॉर्मुलेशन जिसको बोलते हैं, फॉर्मुलेशन इज फॉर्मुलेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है आप में से किसी को? सर कि जो रिस्पॉन्स होने वाला है अपन पहले से उससे ऐसा बना लेते हैं जिससे नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें ठीक बताए, कुछ बता रहे हैं, और कोई ट्राई करेगा? कोई और किसी का है कुछ इनपुट? ओके, नो इश्यूज. तो अब कॉग्निशन में मुझे पता लगा, है ना, सपोज मैंने अभी बात की हेल्पलेसनेस की, है ना, तो अब हेल्पलेस को तो आप कॉग्निटिव फॉर्मेट में रखना पड़ेगा. वो कैसे रखेंगे वो आगे मैं सिखाऊंगा. बट जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है और उसको हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस हो रहा है, तो आपने डिप्रेशन का पेशेंट लिया, डिप्रेशन के पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन ली, देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई इसके बिहेवियरल चेंजेस क्या है, इसके कॉग्निशन में क्या चेंजेस हैं, इमोशंस में कैसे हैं. सो अब इमोशंस में जैसे सैडनेस आ गया इसका, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे हैं कि उसको भूख नहीं लगती या ओबेसिटी हो गया है क्या से, तो वो सारे के सारे हम और उसके इन सारी चीजों के पीछे बिलीफ सिस्टम क्या है, वो बिलीफ सिस्टम ट्रिगर कैसे हो रहा है. क्योंकि डिप्रेशन ऐसा तो है नहीं, अगर किसी को डिप्रेशन का डिसीज है, डिप्रेसिव प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको हमेशा से थी. Suppose till the age of 22 the person was all right, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, but at the age of 22 that person failed in exam or there is a breakup of relationship and after that this depression started. So अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले उसको था. So अब वो ट्रिगर क्या थे, कैसे उसको क्या कहते हैं, किस तरह से ट्रिगर कर दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एंड देन वो सारी इंफॉर्मेशन लेके उसका चाइल्डहुड कैसा था वो इंफॉर्मेशन भी आप लेते हैं, और वो उसकी 22 इयर्स में जब उसको प्रॉब्लम हुआ उससे पहले उसका बिहेवियर कैसा था या उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, उस पर्सनालिटी ने इस या उसकी कोपिंग स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, इस जो एग्जाम में फेल होने की जो इवेंट था उसने ट्रिगर कर दिया उसकी पर्सनालिटी को और उसको डिप्रेशन हो गया. अब क्यों हो गया? क्योंकि बचपन से उसका कुछ एक बिलीफ सिस्टम रहा होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है आज की सिचुएशन में, और उसमें अब ये हमने निकाल लिया कि उसको ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसमें हम क्या इंटरवेंशन करेंगे, क्या चीजें मैं करूंगा जिससे उसमें चेंजेस आए. ठीक है, सो वी कॉल इट फॉर्मुलेशन. तो इट इज एवर इवॉल्विंग, मीन्स कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन you are getting from your client through like direct interview or with the interview with the family members, or you can say like from if you have done some psychological assessment, so from there you can get,
और योर पर्सनल इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट. सो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है हमारा फॉर्मुलेशन भी चेंज हो सकता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट लाइक एवर इवॉल्विंग. इट इज ए डायनेमिक थिंग एक्चुअली. ठीक है, ये क्लियर है आपको? हेलो, Yes, sir. है ना? यस सर. तो अब ऐसा, अब देखो क्या फर्क होता है कि sometime I have seen many people like they have learned certain kind of therapy and they are using that therapy with everyone, right? But it is kind, जो प्रिंसिपल वन लिखा है, whatever we are discussing, ये क्या है? It is a custom, it is basically you can say customization. So you have to tailor made your treat CBT for your client. That is what your work is. ऐसा नहीं है कि सीबीटी आपने एक सीख लिया और सब चीज वही सिमिलरली आप, ठीक है, बेसिक अंडरलाइन जो टेक्निक्स हैं, अंडरलाइन जो चीजें हैं वो सिमिलर रहेंगी, बट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग. सो प्रिंसिपल वन हमारा यही बोलता है कि ये एवर इवॉल्विंग फॉर्मुलेशन है. You have to like be very dynamic in understanding those things. ऐसा भी हो सकता है कि उसका सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से कोई इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम और बढ़ गया, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपने तो कुछ नहीं किया बट समथिंग हैपेंड और उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो गई. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स आल्सो एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज आवर फॉर्मुलेशन अबाउट थेरेपी, जो भी हम थेरेपी हमने प्लान किया है. So, cognitive behavior therapy requires a sound therapeutic alliance. Alliance क्या होता है? Therapeutic alliance क्या हुआ? Anyone? नो सर. The relationship with the therapist, client, and the therapist's, how they build rapport with each other. Right, rapport you can say. So therapeutic, that is therapeutic alliance. Therapeutic alliance means, because understand one thing, when you are working with your client and you are saying that आपको anxiety होता है, आपको क्या करना होगा कि इस anxiety को face करना होगा. We do these kind of things, right? कि suppose in a certain situation, suppose the person has phobia, उसको lizard से है बहुत डर लगता है, specific phobia है, and now you are preparing the client to face that situation. तो अगर आपका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, रेपो नहीं होगा, तो क्लाइंट करेगा नहीं. अगर आपने उसको होमवर्क दिया है वो नहीं परफॉर्म करेगा until unless there is a good therapeutic alliance between client and the therapist. So that is why it is very important. So we'll do some role plays also to develop these skills in further sessions. Then principle 3 says CBT emphasizes collaboration and active participants. So it is a collaboration between client and therapist, and active participation of client is required. अगर it is not a passive process. और यहाँ पे क्या होता है कि उसको जो काम दिया जाता है वो करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एवरीथिंग ही हैज टू डू, होमवर्क और जो भी आप उसको देते हैं दैट ही हैज टू परफॉर्म, और ये करना बहुत जरूरी है. और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आता है अगर हम अपने, क्योंकि जो भी थेरेपी है, सीबीटी या जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग टू कल्चर थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है. तो क्या है कि अगर हम बाहर की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की, सो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है. और अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो थेरेपी का रिलेशनशिप है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप है क्लाइंट और आपका जो पेशेंट या क्लाइंट है और थेरेपिस्ट है, वो बिट डिफरेंट. क्या डिफरेंस है कि लाइक थेरेपी से इसकी इन वेस्टर्न थेरेपी दे से दे आर इक्वल, बट inherently, like culture wise, we give more importance to our doctor. He is a authority figure for us. So when they come to you, they believe, उनको ऐसा कि आपके पास आ गए हैं and now you will do everything they
they will not do anything, or there is no need to do anything. Your doctor will do everything for you. हाँ, सो ये चीज समझना हमें पड़ेगा. तो सम टाइम ये प्रॉब्लम आता है व्हेन दे अप्रोच यू. सो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो हमें उन्हें पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि यू विल गेट सम काइंड ऑफ मेडिकेशन and will give you, and this is a passive process. You are taking medication and like regularly and you will be okay. It is not like that. You have to do some exercises like writing your thoughts, understanding yourself, that kind of. So it is, CBT is kind of teaching, you can say. You are teaching your client how to identify dysfunctional thoughts, what to do, how to manage your feelings and behaviors. So we are teaching our client. So that is the process in CBT. Then fourth one is a goal oriented and problem focus. जैसे क्या कहते हैं, हमारा जो साइकोएनालिसिस और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैं, दे आर नॉट दैट मच गोल ओरिएंटेड. यहाँ पे हमारे गोल प्रॉपरली डिसाइड होते हैं. सपोज अगर कोई क्लाइंट फोबिया का है या ओसीडी का है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट थिंग इज लाइक विल ट्राई टू फिगर आउट कि वो कितना डरता है, कितना उसकी लाइफ में डिसफंक्शन हो रहा है उसकी वजह से. एंड सपोज ओसीडी है तो हाउ मेनी टाइम्स दे आर washing their hands. Suppose 10 times they are washing their like client is washing his or her hand, or 15 times. So हमारा गोल होगा कि हम जब थेरेपी कर रहे हैं तो we'll first measure that thing कि दिन में 10 बार वो यूज करता है सोप टू वॉश द हैंड. तो अब क्या होगा कि क्या जब हम सीबीटी कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे हाउ टू रिड्यूस दैट थिंग फ्रॉम 10 to 2 और 10 to 5. 10 से वो 10. तो इट इज गोल फोकस. या वो अगर हम वो उसका मूड लो रह रहा है हफ्ते में 10 दिन, हफ्ते में 7 दिन, तो क्या जब हम थेरेपी कर रहे हैं तो हमारा गोल है क्या उसको हम 10 की जगह 7, 5 या 3 ले पर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे. तो इट इज वेरी गोल ओरिएंटेड, वेल डिफाइंड थेरेपी. और कैसे हम वो डिफाइन करते हैं, कैसे असेस करते हैं, that will come later on, right? Like principle number 5, cognitive behavior therapy initially emphasize the present. जैसे मैंने बोला लास्ट, बाद में हम जाते हैं डीपर लेवल पे भी, जहां पे हम उसके बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, उस पे भी बात करते हैं. बट मेनली इनिशियली वी एम्फेसाइज ऑन प्रेजेंट, कि आज की डेट में उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और किस तरह से उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. Suppose there is a person who has like a fear of height, है ना, हाइट से उसको फोबिया है. देन एंड उसका ऑफिस जो है दैट इज at 10th फ्लोर. सो अब वो तो ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि 10th फ्लोर पे उसको एंजाइटी बहुत होती है. तो वो कैसे उसको क्या कहते हैं अफेक्ट कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है. एक एग्जांपल देता हूं मैं, और अकॉर्डिंगली हम प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम पे पहले फोकस करना है. यानी कि जो हमारा गोल, जो हमारे गोल्स हैं, हाउ यू विल सेट द गोल्स, किस तरह से गोल सेट करोगे अपनी थेरेपी के लिए, बिकॉज इट इज गोल ओरिएंटेड. देन सपोज देयर आर 2 पर्सन. एक तो है कि मैं मेडिकल का एग्जांपल दे रहा हूं, जो 2 लोग हैं, एक तो ऑफिस में क्लर्क है और एक ड्राइवर है. सो और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों का पैर टूट जाता है, देयर इज ए फ्रैक्चर, राइट. तो अब ड्राइवर का जो काम है वो पूरी तरह से रुक जाएगा, बिकॉज एंड क्लर्क का काम क्या है, वो प्लास्टर लगाएगा और उसको ऑफिस में कोई छोड़ देगा, वो अपना सारा का सारा काम कर सकता है. दो द प्रॉब्लम इज सिमिलर, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे बोथ हैव, राइट, बट उसका इम्पैक्ट जो है दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एक की पूरी लाइफ रुक जाती है और एक के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ओनली 10-15% इफेक्ट होता है, दैट्स इट. तो सिमिलरली हमारा जो गोल है, अगर कोई ऑफिस, किसी को हाइट से फोबिया है और उसका ऑफिस शिफ्ट हो गया 10th फ्लोर पे, तो उसका तो सारा काम रुक जाएगा.
और एक जो हाउस वाइफ है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनको कोई और उसको हाइट से फोबिया है, सो उसको हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको ऑफिस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, शी विल रिमेन एट होम एंड जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं एज ए हाउस मेकर शी विल डू, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक टेंडेंसी है, आप समझिए, चाहे वो मेडिकल है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं करती है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जस्ट लाइक इफ वी हैव फीवर वी गो टू लाइक सम मेडिकल स्टोर एंड टेक पैरासीटामोल, अगर नहीं ठीक हुआ 2-3 दिन में, देन विल गो टू द डॉक्टर। So similarly it happens, so usually everyone tries to adjust with this problem, any kind of problem, and if they are not able to do that, then they approach professionals. So that happens. Anything you want to ask or any clarification? No, sir. Okay, so principle number 6, cognitive behavior therapy is educative, aims to teach the patient. Already I told you, this is a kind of educating your client, patient to be her own therapist, and emphasize relapse prevention. कि how to, मतलब क्या सिखाते हैं इसमें कि how to identify your thoughts, अपने थॉट्स को, जो डिसफंक्शनल थॉट्स हैं उनको कैसे पहचानें, उनको हम कैसे मॉडिफाई करें, जिससे कि उनका इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आ रहा है, उसको हम कम कर पाए। समझ रहे हैं? सो वी टीच आवर क्लाइंट, यू कैन से। तो एंड इट इज, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एजुकेटिव एंड एम्स टू टीच द पेशेंट कि अपना थेरेपिस्ट कैसे बनना है। दैट इज द गोल ऑफ CBT. So that is why it involves lot of like active role from the side of client. आपकी तरफ से तो हो गई, लेकिन क्लाइंट को भी बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है अगर इस तरह की चीजों में, मतलब CBT अगर आप कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो रैपो है, आपका जो थेरेपेटिक अलायंस जिसको हम बोलते हैं, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एम्स टू बी टाइम लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि सालों चल रहा है, तो इट इज टाइम लिमिटेड, जो भी 2-3-4 months है, दैट्स इट। उससे ज्यादा हम नहीं जाते हैं फॉर वन थिंग जिसके लिए वो हमारे पास आया है। हाँ, सम न्यू प्रॉब्लम में अराइज, देन इट गो बियॉन्ड दैट आल्सो। सो इट इज ए टाइम लिमिटेड। अब टाइम लिमिटेड होती है तो क्या होता है, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, सो अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाती है। Then principle number 8, cognitive behavior therapy sessions are structured. अब देखो स्ट्रक्चर्ड होने का क्या फायदा। स्ट्रक्चर्ड मींस, अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, बताओ, आप में से कोई भी बोल सकता है। क्या क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में? Sir, the problems we are facing and how, like, are we going to be okay? ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या क्वेश्चंस होते हैं? To understand the problem, to know how to cure it, and to take the precautions. I mean, to understand it, what am I going through and why? इससे भी ज्यादा लाइक और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है, कितना टाइम लगेगा। एक तो होता है ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना पैसा लगेगा, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या प्रोसेस होगी। सो ये तो मेडिकल में जब हम जाते हैं तो हम, और उसी तरीके से हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो ऑलरेडी एंग्जियस है, डिप्रेस्ड है ना, तो अगर हम उसको, ये बेक ने बोला है और CBT में होता है कि क्योंकि उसको उसकी लाइफ बड़ी क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हो गई है, उसको पता नहीं है क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन दैट केस अगर उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा, एक थेरेपी सेशन में कितना टाइम लगेगा,
क्या फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, कितना क्या कहते हैं कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो वो और एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स आल्सो दे may feel anxious, right? So कॉग्निटिव थेरेपी सेशंस जब आप स्ट्रक्चर करते हैं तो यू टेल एवरीथिंग योर क्लाइंट आल्सो कि इट विल टेक लाइक 3 months or 20 sessions, whatever it is, and you have to come twice a week or thrice a week, and then you will like feel those changes in 2-3 weeks, and कैसे होगा, आप क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो जब आप ये सारी चीजें उसको बता देते हैं तो दैट पर्सन फील्स बिट, बिकॉज उसकी लाइफ बिट रिलैक्स्ड। तो सेशन का तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें ही स्ट्रक्चर करना होगा ना, देन यू विल डिस्कस विद योर क्लाइंट। सो स्ट्रक्चर करके इवन क्लाइंट की भी जो अवेलेबिलिटी है, ऑल दोस थिंग्स दैट आल्सो वी चेक, है ना। सो जिससे कि आप ये चीजें जब बताते हैं क्लाइंट को तो उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। तो दैट इज वन important principle we cognitive behavior therapy sessions are structured। तो एक तो ये हो गया कि थेरेपी का स्ट्रक्चर कि कितना टाइम लगेगा, एंड इवन द सेशन इज आल्सो स्ट्रक्चर्ड। सेशन मींस लाइक इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स, like 10 minutes, you will ask about last week क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने जो होमवर्क दिया गया था उसने किया नहीं किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका मूड कैसा था, मूड चेक भी करते हैं कि लास्ट वीक कैसा उसका मूड रहा है। देन we'll ask if anything is something is like pressing need of that time कि कुछ नया अराइज तो नहीं हुआ उस वीक में कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमारा क्लाइंट नहीं हैंडल कर पा रहा है। अगर वैसा कुछ नहीं, अगर वो आ जाता है कुछ, तो हम अपना जो प्लान है हो सकता है उसमें उसको पहले इंपॉर्टेंस दे, जो डिसाइडेड प्लान था उस पर हम ना उतना फोकस करें, क्योंकि पहले जो इम्पोर्टेंट है या इमीडिएसी की जो नीड है, जो इमीडिएट फैक्टर है, उनको हम फोकस करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम ये करते हैं। देन थर्ड में वी इवेल्युएट कि आज हमने क्या किया और नेक्स्ट सेशन में क्या करना है। सो दिस इन दिस वे द इवन ए इंडिविजुअल सेशन इज स्ट्रक्चर्ड। तो ये आपको एक फैसिलिटी ये देता है कि विद इन ए 45 मिनट यू कैन फिनिश योर सेशन। इनिशियल लेवल पे कई बार हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ग्रेजुअली व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता जाता है, एंड यू बिकम एफिशिएंट इन फिनिशिंग द सेशन इन टाइम। सो कॉग्निटिव प्रिंसिपल नंबर 9, it was 8 and then 9, right? So principle number 9 is cognitive behavior therapy teaches patient to identify, evaluate, respond to their dysfunctional thought and belief. So we enable our client to identify, already I talked about it, identify, evaluate, respond to dysfunctional thoughts. We'll talk about different kind of dysfunctional thoughts also, and how we evaluate, how we teach them to respond. Principle number 10 is cognitive behavior therapy uses variety of techniques to change thinking, mood, and behavior. So we use techniques to change thinking, to change mood and the behavior, and these techniques will be discussed later on. Now, most important thing, developing as a cognitive behavior therapist, कि कैसे हम as a cognitive behavior therapist काम करते हैं, तो कैसे अपने आप को भी हमें बहुत सारी चीजें सिखानी होती हैं और हमें सीखनी होती हैं जिससे हम इफेक्टिवली काम कर सकें। तो द कॉग्निटिव मॉडल, द प्रोपोर्शन दैट वंस थॉट इन्फ्लुएंस वंस इमोशंस, प्रोपोजिशन दैट लाइक कि हमारे कॉग्निशंस जो हैं वो हमारे बिहेवियर और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड एक्सपीरियंस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हाउएवर accomplish many tasks at once, conceptualizing the case, building rapport, socializing and educating the patients, identifying the problems, collecting data, testing hypotheses and summarizing. So as a cognitive psychologist क्या है कि आपने information ली, आपके पास continuously in each and every session you are getting some or other information, so you have to integrate that information to the
client's previous information so that you can change your cognitive जो फॉर्मुलेशन है उसमें जो चेंजेस हैं, अपनी थेरेपी में जो चेंजेस हैं, टेक्निक्स में जो चेंजेस हैं, आप जब भी जरूरत है आप उसमें कर सकते हैं। तो आपको रैपो भी बिल्डअप करना है, आपको केस हिस्ट्री भी लेनी है, आपको केस भी कंसेप्चुलाइज करना है, आपको अपने क्लाइंट को एजुकेट भी करना है एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना है। और टेस्टिंग हाइपोथेसिस मींस व्हाट यू अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन जो भी आपने बनाया, तो कितना उसमें वो आप सही है या नहीं है। सपोज आपने कोई टेक्निक आपको लगा काम करेगी, जो आपको थ्योरेटिकली आपने पूरा फॉर्मुलेट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, समटाइम दे डोंट गिव यू रिजल्ट्स, so you will try to find out what are the reasons why the person is not getting like improved। जबकि आपका ये था, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, जो थ्योरेटिकल मॉडल्स आपने कॉग्निटिव का, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स यूज की वो इफेक्टिव होनी चाहिए, बट नहीं हुई। तो क्या क्लाइंट ने अपने एंड से काम नहीं किया, क्लाइंट कोऑपरेटिव नहीं है, और he is not doing, he or she is not doing his homework और not taking initiative, क्या चीज है, या हमारी टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इवेल्युएट करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज लाइक part of cognitive behavior therapy and must be done by cognitive psychologists। तो जो नए लोग हैं, the novice cognitive behavior therapist in contrast usually needs to be more deliberate and structured, concentrating on fewer elements at once। So initially, like one by one you can go, like if you are working on like dysfunctional thoughts, you talk about those questions and develop a rapport, try to find out। So one by one when you will do, so gradually when you will learn number of things, so you can do that multitasking at the same time, and आपका दिमाग अपने आप से काम करना शुरू कर देता है, इतना नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन initially sometime we become, when we start with it or we are new, so then we get overwhelmed कि क्या इंटीग्रेट करें, कैसे इंटीग्रेट करें, ये सब। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये बात है कि हमें ये समझना है कि कॉग्निटिव मॉडल है क्या, बिलीफ क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इरेशनल बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, कैसे वो अफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को। ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जिसको हम क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। So we will do that, and also we'll have role plays जहां पे we'll try to find out those things कि कैसे करेंगे। So there are 3 stages you can say। The first stage is you learn basic skills of conceptualizing, जो भी मैं बात कर रहा था कि कैसे जो इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी आ रही है उसका सेंस कैसे बनेगा when you conceptualize in cognitive terms। अगर आप साइकोएनालिसिस में है तो साइकोएनालिसिस के हिसाब से, आरईबीटी में है तो आरईबीटी के अकॉर्डिंग आप उस इंफॉर्मेशन को उस कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी के बेस पे एक मॉडल में रखते हैं। मॉडल जो आपके पास है उसमें उसको रखते हैं इंफॉर्मेशन को कि भाई अगर इरेशनल बिलीफ की बात हो रही है तो व्हाट आर द इरेशनल बिलीफ्स, कैसे वो अफेक्ट करें, वो प्रॉपरली आप बनाते हैं। वो कंसेप्चुलाइजेशन मैं दिखाऊंगा आपको आगे वाले आने वाले सेशंस में कि उनको हम बनाते हैं और उसको हम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। क्लाइंट का से भी पूछते हैं, उनका उसका भी इनपुट लेते हैं। ऐसा नहीं, दिस इज ए टू वे प्रोसेस, नॉट वन वे कि हमने डिसाइड कर दिया और क्लाइंट को करना। At stage 2, you become more proficient and integrating, conceptualizing with your knowledge and techniques. You strengthen your ability to understand the flow of therapy। So क्या होता है, ग्रेजुअली पार्ट्स में हो सकता है, टुकड़े टुकड़े में आप सीखते हैं, फ्लो नहीं बनता है, टूट जाता है, that will happen। But gradually when you will practice not only with your client, in your life also, then you will start learning those things and it will become like जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, सारी चीजें वो आना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। एंड देन आफ्टर सम टाइम, like you can say the stage 3, in that stage you start doing it automatically, and आपकी जो स्किल्स हैं वो रिफाइन होना शुरू हो जाती हैं। एंड आपने जो क्लाइंट के बारे में जो आप सोच रहे हैं, जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो इन्फॉर्मेशन, उसको हाइपोथेसिस समझते हैं आप?
Yes, sir. हाँ, क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे? Hypothesis means? So basically, it is that what are we assuming problem and Right, outcome? right. What will be the outcome? Yeah. Right. Suppose you got all like number of details and information from your client. You think this is the dysfunctional thought, and this will happen. How, and in this way we can intervene. And when you are doing it, तो आप इसको assess भी करते हैं कि it is a scientific process actually. So you also see or check yourself also कि the techniques like which you are using with your client is working or not. So if it is working, then your hypothesis is true, like it is like working. If you're not, what are the reasons? What changes you have to do for the same? So those things are like becomes automatic in stage 3. Initially you have to put efforts in that,